Hello and welcome to all of you in Prag Study. My name is Vishal Tripathi and I am here to discuss with you physics. Students, आज की क्लास में स्टार्ट करूं। हालांकि ये हमारी पहली क्लास है, आप सबको पता है। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें केवल और केवल सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि क्लास 9th और 10th के क्या सिलेबस हैं। तो आज की इस क्लास 9th को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था। आज ही सुबह मैं ऐसे ही बैठ करके देख रहा था तो मैंने कुछ पढ़ा, बहुत ही अच्छी लाइन थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ भी वो शेयर करूं कि अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। बहुत सीधी बात है। अपने संघर्ष को मतलब अपने स्ट्रगल को, अपना जुनून यानी क्रेजीनेस। जुनून का मतलब क्या होता है? पागलपन, क्रेजीनेस। तो अपने स्ट्रगल को अगर हम अपना जुनून बना ले रहे हैं, अपना क्रेजीनेस बना ले रहे हैं, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते, हर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो कि हम इच्छा रखते हैं या जिसकी हम इच्छा रखते हैं। जो हम चाहते हैं हम उसको अचीव कर लेंगे, बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ़ होती है साइकिल चला के आते, उसके बाद आप कह रहे हैं कितना लिख करके लाओ, इतना कर करके लाओ, ये भी असाइनमेंट करो, वो असाइनमेंट करो, घर वाले अलग से काम कह रहे हैं। बच्चों, ये आपका स्ट्रगल पीरियड है। इस चीज़ को अगर आप महसूस करिए, इस चीज़ को अगर आप इंजॉय करना चालू कर दीजिए, तो याद रखिए आप हर उस चीज़ को पा जाएंगे जिसकी कामना आप कर रहे हैं। कहा गया है ना कि स्कूल डेज हमारे गोल्डन डेज होते हैं। क्या होते हैं? गोल्डन डेज। सब मिस करते हैं हम भी। हर एक व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल गया हुआ था, वो स्कूल डेज को बहुत मिस करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो स्ट्रगल उसने जिया है ना, उसके बाद उसे मजा आता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे किया था। क्लियर? तो उस चीज़ को आप इंजॉय करिए। अगर अभी इंजॉय करना चालू कर दिए तो आपका जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ही ब्राइट है। ठीक है? तो अपनी बात को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि कम में ही बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। पूरा दिन इसमें निकल जाए अगर लोग इस पे बात करने लगें, तो हम उस पे न जा करके अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन इस बात को जहन में रखते हुए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल हम कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा। हाँ, थोड़ी तकलीफ समझ में आती है आज के दिन में, लेकिन वो एक समझिए कि आने वाले खुशी के लिए एक रास्ता तैयार कर रहा है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर, मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानेंगे मोशन के बारे में। तो क्लास 9th में पहला ही चैप्टर है आपका मोशन, जिसमें हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। और इस वीडियो में पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या चीज़ है, इसको समझो ध्यान से। भाई, फिजिकल क्वांटिटी को क्यों पढ़ें हम, स्केलर और वेक्टर को क्यों पढ़िए? तो चैप्टर में है ही नहीं सर, नाम तो मोशन है, मोशन से स्टार्ट करिए, ऐसा है भी। लेकिन जब आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत जगह ऐसा आएगा, फिजिकल क्वांटिटी का नाम आएगा, स्केलर वेक्टर का नाम आएगा। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहेंगे तो चैप्टर आपके इजी हो जाएंगे। कुल मिला करके ये बिल्डअप करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। एक होता नहीं है कि अगर हमें बिल्डिंग बनानी तो सबसे पहले नींव बहुत अच्छी रखनी होगी। तो सर, ये नींव है आपकी। अगर ये चीज़ आप जानते रहेंगे तो आपकी नींव बहुत मजबूत रहेगी। ठीक है? तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस, कितने कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं और उसी क्रम में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैं पूरे चैप्टर का कंटेंट आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 2 तरीके की क्वांटिटी होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, और उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपको दूंगा जिसमें मेजरमेंट के बारे में मैं आपको बात करूं, जहां हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में उतना डीपली नहीं जाएंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो आपको देंगे। ठीक है? खैर,
उसके बाद हमें पढ़ना होगा पोजीशन ऑफ बॉडी। सबको पता है इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मोशन में कही जाएगी, सही है। लेकिन ये पोजीशन है क्या? तो पोजीशन अपने आप में एक अच्छा टर्म है, एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिजिकल टर्म है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा। ऐसा ही नहीं, ग्राफ से भी इसको हम पढ़ेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थ्योरी और ग्राफ दोनों ही इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी डिटेल में थोड़ा जाएंगे। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? जाहिर सी बात है चैप्टर है तो उसके बारे में तो जानना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के मोशन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। भाई डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हमें डिराइव करना है तो हम उसको किस तरीके से डिराइव करेंगे, वो आइडिया तो होना ही चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पोजीशन तो खैर देख ही चुके हैं, पाथ लेंथ जिसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं वो, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। इसके बाद आपको स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में आप केवल इतना ही नहीं देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में आप नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे, इसके अलावा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, इसके अलावा आप इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये भी देखेंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ग्राफ के मेथड, ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं या ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल बेस्ड, दोनों को ही देखेंगे। इसके बाद आएगा एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी के सभी जान लीजिए। इतने टर्म्स आपको नहीं आते तो मोशन में आपको कुछ नहीं आता। और याद रखिएगा कि अगर आपको मोशन चैप्टर में दिक्कत है तो आप पूरे 9th में सफ़र करने वाले हो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, याद रखिएगा। ना आपको लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा, ना ग्रेविटेशन समझ में आएगा, ना वर्क पावर एनर्जी समझ में आएगा, ना साउंड समझ में आएगा अच्छे से। तो बात समझिए बच्चों कि मोशन चैप्टर आपके लिए बहुत, मोशन चैप्टर समझ में आने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में कौन कौन सा ग्राफ देखेंगे समझ लीजिए इसको। पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको आप वो भी देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी स्पीड, इस देखो वेलोसिटी मैंने लिखा है लेकिन स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम दोनों ही देखेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो यानी मोशन चैप्टर में जितने ही ग्राफ होते हैं मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊं और इस तरीके से बताऊं कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान रहे। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो डेरिवेशन हम लोग एनालिटिकल बेस्ड देखेंगे और ग्राफिकल बेस्ड, जो कि आपके सिलेबस में, इसको अलजेब्रिक मेथड भी बोलते हैं एनालिटिकल को कहीं कहीं पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड से भी देखते हैं। एक और मेथड होता है कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड आप में है नहीं, वो 11th में जाते हैं तो आता है। क्लियर? इसके बाद अपना सबसे फेवरेट पार्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं देखेंगे, न्यूमेरिकल्स का फिर से कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ना तो है ही है। तो न्यूमेरिकल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम NCERT सॉल्व करेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा NCERT के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो NCERT, अच्छा NCERT जरूरी नहीं कि NCERT नॉर्मल सी बात है, NCERT के क्वेश्चंस अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसके लिए हेजिटेट ना हो कि अरे सर NCERT क्या ही है, ठीक है। तो NCERT, इसके बाद रेफरेंस बुक, इसके बाद रेफरेंस बुक जिसमें आपकी एस चांद होगी, एस चंद की बुक आती है वो होगा। इसके बाद ABC मॉडर्न ABC प्लस की बुक आती है, प्रदीप क्षेत्रपाल की बुक आती है, और भी जो ये फंडामेंटल है, ठीक है, SC वर्मा है, ये सब बुक हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इन सबको बढ़िया से बना मिला करके कम से कम ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं कि आपको किसी भी कोई बुक से आप क्वेश्चन करें आपको दिक्कत ना आए। क्लियर? तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल को डिवाइड कर दूंगा कुछ पार्ट्स में कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में मिल सकते हैं या किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इस लेवल पे, 9th के लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबको ही दिक्कत होती है क्योंकि उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, NTSC का एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ लोग 9th के बाद या 10th के बाद एग्ज़ाम देते हैं जिसमें पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या हाई स्कूल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर?
तो उसको उस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी कहीं से भी कुछ छूटना नहीं है। ओके, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आते हैं टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है हमारा, वो है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है भाई? जब भी आप बात करते हो, आप कई बार यूज़ करते हो क्वांटिटी ना, तो वो क्या चीज़ है इसको ध्यान से समझो। क्वांटिटी दो तरीके की होती है। एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, और एक क्वांटिटी ऐसी होती है जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। अच्छा सर कैसे? कुछ एग्जांपल दीजिए। यार मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिमाग एकदम ख़राब हो गया आप पे। तो अगर आप पूछेंगे वहाँ पे सर कितना गुस्सा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई 2 लीटर गुस्सा है, 2 kg गुस्सा है, 2 किलोमीटर गुस्सा है। एंग्री, ये जो एंग्रीनेस है इसको हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं। हम आपको बहुत पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं? आधा किलो पसंद करते हैं? नहीं बता सकते। सही है, मेज़र ही नहीं कर सकते, कोई डिवाइस ही नहीं बनी मेज़र कर ले। क्लियर है कि नहीं? उस आदमी का दिमाग खराब है, कितना दिमाग खराब है, मेज़र नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये बात करूं उस आदमी का वेट कितना है, सर हम मेज़र कर सकते हैं। उस आदमी का मास कितना है, मेज़र कर सकते हैं। उस आदमी की हाइट कितनी है, हम मेज़र कर सकते हैं। उस आदमी पर कितना फोर्स लग रहा है, मेज़र कर सकते हैं। वो आदमी सरफेस पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मेज़र कर सकते हैं। उस आदमी के पास कितनी एनर्जी है, हम मेज़र कर सकते हैं। वो कितना तेज बोल रहा है, ये हम मेज़र कर सकते हैं। डेसिबल में मेज़र किया जाता है ना, ये कितना आवाज़ तेज या धीरे है, वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकें वो है फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र ना कर सकें वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो सर कहेंगे आप कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो सभी के सभी क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी होंगी। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ तो लिखा ही गया है, इतना मेहनत करके लिखे हैं, इसको भी पढ़ लें नहीं तो नाराज हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। खूब ध्यान समझिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। मतलब किसी भी क्वांटिटी की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वह कुछ क्वांटिटी कैरी करता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे लेंथ है तो वो जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है? लेंथ है ना, तो वो कुछ क्वांटिटी कैरी कर रहा है। अब क्वांटिटी कैरी करेगा तो उसके पास 2 चीज होगा। तो ध्यान समझो, अब डेप्थ में चल रहे हैं। क्वांटिटी कैरी करेगा तो उसके पास क्या होगा? 2 चीज होगा। नंबर एक, कोई नंबर होगा, कोई एक चीज क्या होगा? नंबर होगा। नंबर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 या 0.1 0.3 1/4 1/6 कुछ भी ऐसा होगा। एक न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। इसके साथ साथ कोई यूनिट भी होगी। क्या होगी? यूनिट भी होगी। जैसे मैंने बोला 2 मीटर, तो 2 मीटर कुल मिलाकर के क्या शो कर रहा है? लेंथ शो कर रहा है। तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कोई डिस्टेंस है उसको मेजर किया गया है, इसका मतलब क्या है? 2 मीटर। क्लियर? ये लेंथ को शो कर रहा है। अब लेंथ क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ क्वांटिटी कंटेन करता है, इसके पास कुछ क्वांटिटी है। बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर बोला गया 2 kg, तो भी सर 2/3 kg, तो भी ये कुछ न कुछ क्वांटिटी कंटेन कर रहा है। तो ये क्या हो गया? उस बॉडी का मास हो गया। उस बॉडी का क्या हो गया? मास हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी कितनी क्वांटिटी कंटेन करती है। अब कितनी क्वांटिटी कंटेन करेगी, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक यूनिट होनी चाहिए। अगर बिना इसके हम बात करें, सपोज मैं आपसे कहूं कि सर आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, तो मैं कहूं सर मेरी हाइट 5 है, तब तो आप ऐसे सर जाते खड़े हो जाओगे,
यार 5 है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 फुट, 5 यार्ड, ये आदमी पागल कर रहा है क्या, उल्टा सीधा बात कर रहा है। 5 क्या, तुरंत बोलोगे ना 5 क्या भैया, हेलो 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर क्या, तो वो आदमी बताएगा सर मेरी हाइट 5 फुट है। कितना, 5 फीट है। अब अगर 5 फीट बोल रहा है तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे, यार ठीक है 5 फीट। या आपने पूछा, मैंने कहा कि सर मेरी हाइट है फिट, मेरी हाइट है फिट, तो भी आप कहेंगे दिमाग खराब कर रहे हो आप, कितना फिट। या आप उस आदमी तुरंत समझ जाएंगे इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इससे जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना अच्छा है, बाकी बातें कर रहा है। क्लियर। तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से बात करने लगेंगे। यानी केवल और यूनिट की बात करें तो भी बात अधूरी है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो भी हम बात अधूरी कर रहे हैं। इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट दोनों मिलाकर के बात करेंगे तो वो किसी न किसी क्वांटिटी को शो करेगा। और ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं या जो क्वांटिटी कुछ वैल्यू रखता है अपने पास, जिसमें क्या क्या हो, जिसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू हो प्लस यूनिट भी हो, इसका मतलब है कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा कर रखना। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज वैल्यू, एक वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल, विच इज द एल्जेब्रिक मल्टीपल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ यूनिट। एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट के एल्जेब्रिक जो मल्टीप्लिकेशन है उससे ये मिलता है। जैसे 5 है, एक सेकेंड, जैसे ये 5 है और ये मीटर है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही हमें एक वैल्यू समझ में आती है कि सर ये एक वैल्यू है। किसकी वैल्यू है सर, ये लेंथ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ये लेंथ की वैल्यू है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है फिजिकल क्वांटिटी का। नॉन फिजिकल क्वांटिटी उसी का भाई है, उसी का जस्ट अपोजिट, इसको समझ लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, मैंने पहले ही बताया जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, यानी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। सीधी सी बात है, जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो वही चीज, चाहे आपकी फीलिंग हो, एंग्रीनेस हो, रूडनेस हो, ETC, जो भी आप मेजर नहीं कर सकते वो क्या है, वो क्या है, एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। ठीक है। दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही सीधी बात है, तो इसमें उलझते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भाई पता तो चल गया कि ये क्या है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। ये क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। अब ये मेजरेबल क्वांटिटी भी दो तरीके की है। एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या मतलब है, हम डिटेल में बात करेंगे, परेशान मत होइए। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, हम कहेंगे कि वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसके बाद दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का सेंस है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी। ये एक तो फिजिकल क्वांटिटी, एक बार दिमाग में बिठा कर रखिएगा, दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। को ध्यान समझिएगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। क्या है अभी देख लेंगे। एंड ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। ये पूरी डेफिनेशन है, आपकी बुकों में अधूरी डेफिनेशन लिखी होती है कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ी अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन जब भी आप बोलेंगे, आप कहेंगे कि सर इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। और ये क्या करता है, वेक्टर के लॉज को भी फॉलो करता है। वेक्टर के लॉज क्या हैं भाई, वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अपने लॉज होते हैं, उसके अपने रूल हैं जिसके थ्रू उनको ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर। तो वो एक अलग तरीका है, समझ गए। तो उसको हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं।
स्केलर में जैसे हम अलजेब्रिक सम करते हैं 2 × 2 4 हो जाता है, उस तरीके से ही हम उसका करते हैं। लेकिन इसमें अब ध्यान दें, आप बात करते हैं कि हम किस क्वांटिटी को कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके पास डायरेक्शन है कि नहीं। मैं एक दो एग्जाम्पल लेता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज अगर मैंने आपसे बात की कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सबसे पहली बात, या अच्छा एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस बोर्ड पर फोर्स लगाना है, आपको इस बोर्ड पर फोर्स लगाना है। तो सबसे पहला सवाल आपका होगा कि सर ठीक है फोर्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना, हाउ मच, हाउ मच, कितना फोर्स हम लगा दें। बात सही है यार, फोर्स तो लगाना ठीक है, लेकिन कितना फोर्स लगाएं। तो हमने कह दिया कि सर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें। कितने का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें। आपने कहा कि ठीक है सर 10 न्यूटन फोर्स लगा दें, लेकिन पहले यह क्लियर करिए कि इस बोर्ड को हमें अंदर की ओर धक्का देना है, किस बोर्ड को हमें बाहर की ओर पुल करना है। खूब ध्यान से समझिए, कई चीजें हैं, बोर्ड को अंदर की ओर धक्का देना है या बोर्ड को बाहर की ओर खींचना है, या बोर्ड पर ऐसे फोर्स लगा के स्लाइड कराना है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खूब ध्यान से सोचो, बोर्ड को ऊपर स्लाइड कराना है कि नीचे स्लाइड कराना है, कि लेफ्ट की राइट, या बोर्ड को अंदर की ओर धक्का देना है बाहर की, ये सब क्लियर करिए सर। हमें बताइए कि किस डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है, यानी डायरेक्शन बिना बताए हमारा बात अधूरा है, या हम जो कह रहे हैं वो अधूरी बात है। ये बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर हमें पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके मैग्नीट्यूड को भी बताना पड़ेगा, हमें उसको डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा, अदरवाइज फोर्स के बारे में हमें अधूरी जानकारी रहेगी। इसका मतलब है कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। दैट्स वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आया सर? एकदम समझ में आया, क्लियर है? आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे, खूब ध्यान से देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट है ए पॉइंट है बी। तो डिस्टेंस क्या कहता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय एनी बॉडी। डिस्प्लेसमेंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देखिए ए से बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ यही है। कौन सा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा वाला पाथ, ठीक है। और ए से बी तक जाने के इनफाइनाइट वेज हैं, ये ऐसे जा रहा है। तो हम कहेंगे सर ये वाला तो डिस्टेंस है और ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये यूनिक चीज है, इसमें हमें डायरेक्शन चाहिए। सपोज मैं आपसे कहूं, खूब ध्यान से समझिए, मुझे यहां से डायरेक्ट आपके पास आना है तो मुझे ऐसे सीधे चल के आना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहाँ से आपका एड्रेस लूँ, बढ़िया से जा करके गाड़ी करूँ, ट्रेन से घूम करके मैं आपके घर पे आऊँ, तो मैं क्या किया, लंबा रास्ता तय किया ना। शॉर्टेस्ट पाथ क्या था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मोबाइल में देख रहे, मैं मोबाइल से निकल के सामने आ जाता सीधा सीधा। क्लियर है कि नहीं? तो वो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता। सही है, थोड़ा जादू वाली बात है लेकिन मे भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन इसमें डायरेक्शन मायने रखता है। अगर मैं ऐसे के बजाय इस तरफ अगर निकलना चालू कर दूं तो शायद कैमरे में न जाकर के कहीं और जाके लड़ जाऊंगा। खूब ध्यान से समझो, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर हम अपने आंख पे पट्टी बांध लें और हमको पता है कि सीधे जाने पर ही नदी हमको मिलेगी और हम हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज कर दें तो हमें पता चल जाएगा कुछ देर बाद कि हम नदी में नहीं पहुंचे, कहीं और पहुंच गए। ये बात समझ में आए कि नहीं? भाई जाहिर सी बात है, अगर हम सीधे सीधे जा रहे थे तो हमें नदी मिलती, और अगर हम बगल में चले गए तो हमें पूरा पूरा क्या मिल गया, पूरा पूरा बालू मिल गया, सैंड मिल गया, ठीक है, एक रेगिस्तान जैसा कुछ मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पानी की तक पहुंचना था, वाटर तक पहुंचना था, तो हमें वो डायरेक्शन क्या करना था, पकड़ के रखना था, ठीक है। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ में डायरेक्शन मायने रखता है, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन मायने रखता है, यानी बी पर पहुंचने के लिए यही एक रास्ता है जो शॉर्टेस्ट है। इसके अलावा कोई भी पकड़ेंगे वो बड़ा रास्ता हो जाए। जैसे अगर इसके अलावा मैं ऐसे जाता हूं तो इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, या ऐसे जाता हूं तो भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे जाऊं तो भी इस
ब्लैक वाले रास्ते से ये क्या हो जाएगा, बड़ा। कहने का मतलब क्या है, इस ए बी पर इस ब्लैक वाले रास्ते को छोड़ करके किसी भी रास्ते से हम जाएं, वो रास्ता क्या होगा, इसके कंपैरिजन में बड़ा ही होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों के बीच में एक ही पॉसिबल है, और उसके लिए मायने क्या रखता है, वो डायरेक्शन। यानी कम तो कम से कम होगा, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन आपको तय करना पड़ेगा। बी पे पहुंचने का यही शॉर्टेस्ट पाथ है। उससे इधर उधर हुए कि डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, तो शॉर्टेस्ट नहीं रह जाएगा। क्लियर। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें स्केलर और वेक्टर को डिफाइन करना बहुत जरूरी बात है। क्लियर। क्योंकि वेक्टर का कैलकुलेशन अलग चलेगा, स्केलर का कैलकुलेशन अलग चलेगा, अलग तरीके से चलेगा, कहने का मतलब। क्लियर बात है। अच्छा सर, ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या सेंस है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या सेंस है, ये तो समझ में आ गया। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन उसकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आया, वेरी गुड। तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी में हमने बात पहले ही से ही की कि है बस साइज और मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड ही हो रिप्रेजेंट करने, या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत हो ही ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि सर वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपकी लेंथ, आपकी हाइट, आपका मास। मैंने पूछा आपका मास कितना है, आपने कहा सर 10 kg मास है। 10 kg मास, 10 kg कुछ कम हो गया, 40 kg मास है। आपकी लेंथ कितनी है, सर मेरी लेंथ है 5 फीट। क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी लेंथ बताने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्या लेंथ कोई बताता है क्या कि सर इतना ईस्ट की तरफ ऐसा नहीं है ना। मास बताने के लिए क्या आप सोचते हैं, आलू खरीदने गए कि ऐसा है भाई 2 किलो तय, 2 किलो ठीक है, वेट कर दो इसको, और एक काम करो ईस्ट डायरेक्शन में वेस्ट मेजर करो, तो वो तो समझ जाएगा ना शॉपकीपर कि आदमी खसका हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, कभी कहिएगा भी मत गलती से भी। क्यों? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मेरे पास 10 जूल की एनर्जी है, किस डायरेक्शन में मायने नहीं रखता। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है, एनर्जी हो, खूब ध्यान समझिए, खैर उसकी तो बात करते ही हैं, लेकिन अगर एनर्जी है, वर्क हमने किया, ये सब के सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो हम कहेंगे वो क्या है, वो है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, लेंथ और मास तो मैंने लिख ही दिया, इसके बाद एरिया, वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, इसके बाद कोई भी एनर्जी हो, खूब ध्यान से समझिए, कोई भी एनर्जी, जैसे ही एनर्जी वर्ड आप सुनेंगे कहेंगे बस स्केलर है, दैट्स इट। आप वर्क डन की बात करें, वर्क डन, किया गया काम, वो भी क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो इसके बाद आप चैप्टर में अपने पढ़ेंगे डिस्टेंस, इसके बाद डिस्टेंस पढ़ेंगे स्पीड, ये भी क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, बाकी चैप्टर में आप आगे चलते चलते भी पढ़ते रहेंगे, तो वहाँ पे भी उन चीज़ों को नोट करते रहिएगा जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे हम मेंशन जरूर करेंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर, क्योंकि उसी की सहायता से हम न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना, याद रखना बच्चों। तो जैसे बात करूँ मैं 10 सेंटीमीटर, भाई कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की। मैं बात करूँ 50 सेकेंड, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लीटर, लीटर का मतलब क्या है, लीटर वॉल्यूम को शो करता है। तो 7 लीटर की बात मैंने अगर की कि कंटेनर के पास कैपेसिटी है, कोई 7 लीटर कंटेन कर सकता है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 kg मास की बात की ही थे,
ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें केवल और केवल मैं